कहने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल को छोड़कर पूरे देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसने बीजेपी छोड़ी हो, खुद की पार्टी बनाई हो या दूसरी पार्टी में जाकर पनपा हो। 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2009 में ही वसुंधरा राजे के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई हो गई और उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो केंद्र और गुजरात, राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी काफ़ी समय पहले सत्ता में आ गई थी, वहां पर जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा भी एक बार बीजेपी को आंख दिखाई गई थी, बीजेपी छोड़ दी गई थी। 2003 में जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार बनी थी तब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तत्कालीन जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी उनके खिलाफ झालरापाटन से चुनाव लड़ा, चुनाव बुरी तरह से हार गए। लेकिन मई 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने अपने पिता की जो सीट थी जैसलमेर बाड़मेर, वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। जसवंत सिंह को 2014 में पार्टी के द्वारा जैसलमेर बाड़मेर से टिकट नहीं दिया गया। इसके चलते उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के द्वारा कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। कर्नल सोनाराम चुनाव जीते, न केवल कांग्रेस का प्रत्याशी हारा बल्कि जसवंत सिंह भी चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2004 तक वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री रहते हुए उनके मंत्रालय का न केवल देश में बल्कि विदेश में भी डंका बजता था। कहने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल को छोड़कर पूरे देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसने बीजेपी छोड़ी हो, खुद की पार्टी बनाई हो या दूसरी पार्टी में जाकर पनपा हो। उमा भारती के ऊपर एक गंभीर आरोप लगने के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। जांच होने के बाद उमा भारती एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन क्या बीजेपी के वो लोग जिन्होंने कभी पार्टी छोड़ी है, खुद ही पार्टी बनाई है या कांग्रेस में गए हैं, दूसरे दलों में गए हैं, वो लोग सक्सेस रहे हैं? उनकी राजनीतिक जो पारी है वो कैसी रही है, आज उनकी राजनीतिक ज़मीन कैसी है, आज उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में थोड़े से कुछ लोगों के, प्रमुख लोगों के जो उदाहरण हैं उनके द्वारा बात करते हैं। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। बीजेपी के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले 107 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें पूरा पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है वो फोकस किया गया है। बीजेपी ने इस पहली ही सूची में साफ कर दिया है कि जिस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा कुछ समय पहले कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 100 विधायक प्रत्याशियों के और मंत्रियों के टिकट कटेंगे, यानी 25% लोगों के टिकट काटने का दावा बीजेपी के द्वारा किया गया था। वह दावा इसमें साफ हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने पहली 107 लोगों की सूची में 20 जनों के टिकट काट दिए गए हैं। इसके चलते बीजेपी में जिस तरह से पिछले दिनों से भगदड़ मची हुई है, बीजेपी के 3-4 जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। करीब 10 विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भी समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों में जगह तलाश रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा अब जबकि सरकार बनने की, दूसरी बार सरकार बनने की तमाम जो सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बन रही है, उसके बावजूद पार्टी छोड़ रहे हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है कि बीजेपी इन लोगों की टिकट काट रही है, इसलिए ये पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के वो लोग जिन्होंने कभी पार्टी छोड़ी है, खुद ही पार्टी बनाई है या कांग्रेस में गए हैं, दूसरे दलों में गए हैं, वो लोग सक्सेस रहे हैं? उनकी राजनीतिक जो पारी है वो कैसी रही है, आज उनकी राजनीतिक ज़मीन कैसी है, आज उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में थोड़े से कुछ लोगों के, प्रमुख लोगों के जो उदाहरण हैं उनके द्वारा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2004 तक वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री रहते हुए उनके मंत्रालय का न केवल देश में बल्कि विदेश में भी डंका बजता था। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे या तीसरे व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी सरकार में सबसे ज़्यादा चलती थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी के द्वारा बनाया गया तो उनका विरोध करने वालों में यशवंत सिन्हा सबसे आगे थे। इसी के चलते यशवंत सिन्हा को खुद को टिकट नहीं मिला और वह पार्टी से लगभग बाहर हो गए। हालांकि बीजेपी के द्वारा उनको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें कही और लगातार पार्टी का विरोध किया, नरेंद्र मोदी का विरोध किया, इसके चलते वो लगभग पार्टी से बाहर हो गए थे। 2019 का समय आते आते तक यशवंत सिन्हा पार्टी के इतने मुखर विरोधी हो गए थे कि पार्टी के द्वारा एक तरह से उनको बाहर कर दिया गया। उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों का समर्थन किया गया, उनको चुनाव जिताने की कोशिश की गई।
बीजेपी को हराने की कोशिशें की गई, देश भर में जगह जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम दूसरे काम किए, लेकिन अंततः बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में दूसरी सरकार बन गई। इस तरह से यशवंत सिन्हा कहीं के भी नहीं रहे, न पार्टी के रहे न दूसरे दलों के रहे। आज की तारीख में यशवंत सिन्हा टीएमसी में है, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी ने उन्होंने पार्टी में ले लिया है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो लगभग खत्म हो चुकी है, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। कानून मंत्री रहे अरुण शौरी, जो कि पहले पत्रकार हुआ करते थे, काफ़ी उनकी इज्जत थी, काफ़ी मान सम्मान था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको इसीलिए पत्रकारिता छुड़ाकर अपनी सरकार में लिया, उनको राज्यसभा में भेजा, सांसद बनाया और कानून मंत्री रहते हुए उनका काफ़ी रुतबा था। लेकिन अटल बिहारी सरकार जाने के बाद और 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के वक्त अरुण शौरी ने भी भारी विरोध किया। इसके चलते पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी, उन्होंने पार्टी छोड़ी और आज अरुण शौरी कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। शुरू में उनके कुछ लेख भी विभिन्न अखबारों में छपा करते थे, कुछ टीवी चैनल्स में वो आया करते थे, लेकिन आज की तारीख में अरुण शौरी पूरे राजनीतिक सीन से गायब हो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह को 2014 में पार्टी के द्वारा जैसलमेर बाड़मेर से टिकट नहीं दिया गया। इसके चलते उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के द्वारा कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। कर्नल सोनाराम चुनाव जीते, न केवल कांग्रेस का प्रत्याशी हारा बल्कि जसवंत सिंह भी चुनाव हार गए। इसके बाद उनके बेटे ने, जो कि बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी का विरोध किया। इसके चलते पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। जब 2013 से लेकर 2018 की सरकार थी, 2018 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और तत्कालीन जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके खिलाफ झालरापाटन से चुनाव लड़ा, चुनाव बुरी तरह से हार गए। लेकिन मई 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें उन्होंने अपने पिता की जो सीट थी जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार उनका जो सामना था बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी से था। कैलाश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को 3.25 लाख से ज़्यादा मतों से करारी मात दी और इसके चलते मानवेंद्र सिंह न बीजेपी के रह पाए और न कांग्रेस में ही स्थापित हो पाए। अब एक बार फिर से बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के माध्यम से मानवेंद्र सिंह एक बार फिर भाजपा में एंट्री पाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए संभवतः पार्टी के द्वारा अपने द्वार बंद किए हुए हैं। यही कारण है कि मानवेंद्र सिंह पूरे राजनीतिक सीन से गायब हैं। 2003 में जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार बनी थी, तब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। 2006-07 के दौरान राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए और उस आंदोलन के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी से इसलिए नाता तोड़ लिया क्योंकि सरकार के द्वारा एसटी वर्ग में आरक्षण देने के लिए गुर्जरों की जो डिमांड थी उसको मानने के लिए तैयारी कर ली गई थी। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा एसटी वर्ग में गुर्जर समाज को शामिल करने का विरोध किया गया और अंततः न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि मंत्री पद भी त्याग दिया। इसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक न केवल किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा विपक्ष में रहने का काम किया गया। एक जो राजनीतिक दल उन्होंने बनाया था उसमें 4 लोग जीते थे, जिनमें खुद थे, उनकी पत्नी थी और 2 और विधायक थे। 2018 का अंत आते आते किरोड़ी लाल मीणा को एक बार फिर से बीजेपी की याद आई। वसुंधरा राजे के द्वारा उनको बीजेपी में वापस एंट्री दी गई और इसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। आज की तारीख में बीजेपी खुद संगठन जितना विरोध सरकार का करती है उतना ही अकेले किरोड़ी लाल मीणा भी करते हैं, लेकिन इतने कद्दावर नेता और इतना जनाधार होने के बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा की उतनी इज्जत नहीं है, उतनी राजनीतिक शोहरत नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। कारण ये है कि वह बीजेपी छोड़कर जा चुके थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं और यही शायद भाजपा का सिद्धांत है कि जो पार्टी छोड़ देता है और दोबारा पार्टी में आता है उसको उतना मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ ही शिक्षा मंत्री रहे घनश्याम तिवाड़ी और वसुंधरा राजे 2003 से लेकर 2008 तक एक ही थे, लेकिन 2008 में राजस्थान में सत्ता जाने के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे का भारी विरोध अपनी ही पार्टी में हुआ, जिसके अगुवा थे घनश्याम तिवाड़ी और उनके साथी थे गुलाब चंद कटारिया और इसी तरह से दूसरे नेता जिनमें राव राजेंद्र सिंह और जो कैलाश मेघवाल है वो थे। लेकिन 2009 में वसुंधरा राजे के द्वारा बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखाई गई और इसके चलते उनको एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर ले लिया, किंतु घनश्याम तिवाड़ी ने वह धारा नहीं छोड़ी और उन्होंने वसुंधरा का विरोध जारी रखा। 2013 में राजस्थान में वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर से 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। घनश्याम तिवाड़ी को मंत्री नहीं बनाया गया
लोग तो ये कहते हैं कि उनको मंत्री बीजेपी बनाना चाहती थी, वसुंधरा भी बनाना चाहती थी, लेकिन उनके विरोध के चलते वो ये चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वसुंधरा को हटाया जाए। 2013 से लेकर 2018 तक उन्होंने कांग्रेस से ज़्यादा वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ विपक्षी भूमिका निभाई और 2018 आते आते उन्होंने खुद की पार्टी का गठन कर लिया। खुद की पार्टी के गठन के बाद उसी पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़े। 40 से ज़्यादा जगह पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी हार गए। जो घनश्याम तिवाड़ी 2013 में सांगानेर विधानसभा से 65,000 मतों से जीते थे, वही घनश्याम तिवाड़ी 2018 में केवल 17,000 वोटों पर सिमट गए। इसके बाद मई 2019 का चुनाव आया, जिसमें घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दुपट्टा पहना और अशोक गहलोत इसका अगुवाई रहे। लोग ये मानते हैं कि अगर 2019 में बीजेपी हार जाती तो घनश्याम तिवाड़ी का कद बढ़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई, बीजेपी जीत गई और इसके बाद घनश्याम तिवाड़ी को कांग्रेस में पूछने वाला कोई नहीं बचा। बाद में ये चर्चा भी जरूर शुरू हुई कि घनश्याम तिवाड़ी को किसी बोर्ड का अध्यक्ष वगैरह बनाया जा सकता है अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा, लेकिन काफ़ी मचलने के बाद, परेशान रहने के बाद, दिक्कतों का सामना करने के बाद अंततः घनश्याम तिवाड़ी ने 1 साल पहले एक बार फिर से बीजेपी में एंट्री पाई गई। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जो सतीश पूनिया हैं, उनकी अगुवाई में घनश्याम तिवाड़ी को एक बार फिर से पार्टी में ले लिया गया। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी जैसे दिग्गज नेता, जो सांसद भी रहे, जो मंत्री भी रहे, जो कई बार विधायक भी रहे, उनकी आज अपनी ही पार्टी में उतनी इज्जत नहीं है जितनी इज्जत के वो हकदार थे, कभी हुआ करते थे। गुजरात के 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कई नेताओं को निपटाने का काम किया गया। इसमें सबसे बड़ा नाम है शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला ने ठीक उसी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी का विरोध किया जैसे राजस्थान में घनश्याम तिवाड़ी के द्वारा वसुंधरा का विरोध किया गया था। शंकर सिंह वाघेला न केवल बीजेपी से निपटे बल्कि कांग्रेस में जाकर भी पूरी तरह से खत्म हो गए। आज शंकर सिंह वाघेला को गुजरात में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब शंकर सिंह वाघेला के नाम की गुजरात में तूती बोलती थी और नरेंद्र मोदी उनके जूनियर हुआ करते थे। जब वह समय था उस वक्त शंकर सिंह वाघेला नरेंद्र मोदी को अपनी उंगलियों पे नचाते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए तो शंकर सिंह वाघेला के द्वारा उनका विरोध किया गया। इस विरोध के चलते ही शंकर सिंह वाघेला की राजनीतिक पारी पूरी तरह से खत्म हो गई। दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो केंद्र और गुजरात, राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी काफ़ी समय पहले सत्ता में आ गई थी, वहां पर जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा भी एक बार बीजेपी को आंख दिखाई गई थी, बीजेपी छोड़ दी गई थी। खुद की पार्टी का गठन किया गया, लेकिन कल्याण सिंह और उनका परिवार ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद कल्याण सिंह को एक बार फिर से अंततः थक हार कर बीजेपी में आना पड़ा। बीजेपी के द्वारा न केवल कल्याण सिंह को मान सम्मान दिया गया बल्कि राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। 3 साल तक राजस्थान के राज्यपाल रहे और पिछले दिनों कोरोना में उनकी उम्र की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं बल्कि उम्र की वजह से उनका देहांत हो गया। कल्याण सिंह ने समय रहते बीजेपी में एंट्री पाली थी और बीजेपी के लोगों के साथ संबंध अच्छे थे, आरएसएस कैडर के थे, इस वजह से उनको पूरा मान सम्मान मिला। आज जितने भी बीजेपी के दिवंगत नेता हैं जिनका मान सम्मान है जितना, उतना ही कल्याण सिंह का है। शिवराज सिंह को सब जानते हैं। शिवराज सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर हुए थे। एक बार फिर से 1.5 साल पहले वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं 4थी बार। लेकिन शिवराज सिंह से पहले मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी उमा भारती। उमा भारती को के ऊपर एक गंभीर आरोप लगने के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। जांच होने के बाद उमा भारती एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद की पार्टी बनाई। लेकिन कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता थे, उन्हीं की तरह मध्य प्रदेश में भी उमा भारती की पार्टी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई। इसके कारण उमा भारती को 2012-13 में एक बार फिर से बीजेपी में आना पड़ा। 2014 से लेकर 2019 तक उमा भारती लोकसभा की सांसद रहीं, लेकिन उनको मंत्री भी बनाया गया और इसके बाद 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया। आज की तारीख में उमा भारती भले ही राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं हो, लेकिन बीजेपी में उनकी काफ़ी इज्जत है। कल्याण सिंह की तरह उनका काफ़ी रुतबा है और लोग ये कह रहे हैं कि कुछ समय में उमा भारती को कहीं पर राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी छोड़कर जो भी नेता गए हैं वो नेता कभी पनपे ही नहीं है और किसी के द्वारा भी अपनी पार्टी का गठन करके सत्ता प्राप्त नहीं की गई है। लेकिन राजस्थान में एक नेता है जिसके द्वारा न केवल पार्टी छोड़ी गई बल्कि खुद के दम पर और भी MLAs जिताने का काम किया गया।
2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2009 में ही वसुंधरा राजे के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई हो गई और उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 2013 में उन्होंने निर्दलीय विधायक जीतने का काम किया, निर्दलीय विधायक जीते। 2013 से लेकर 2018 तक निर्दलीय विधायक रहे और सदन के भीतर वसुंधरा राजे सरकार की विपक्ष की जो भूमिका थी उसमें हनुमान बेनीवाल भी एक थे। 2018 में उन्होंने खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और प्रदेश भर की 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। खुद समेत 3 विधायक उनकी पार्टी से जीते और मई 2019 का जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें मजबूरन बीजेपी के द्वारा उनके साथ गठबंधन किया गया। उनको नागौर की लोकसभा सीट दी गई जहां से वह खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और पूरे प्रदेश की 24 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े। सभी 25 सीटों पर बीजेपी और हनुमान बेनीवाल ने चुनाव प्रचार करके लड़ा, जीता और कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार फिर से गठबंधन टूट गया जब नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए। उसके विरोध में हनुमान बेनीवाल ने गठन को ख़त्म कर दिया, जो गठबंधन था उसको ख़त्म कर दिया। आज की तारीख में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में पहली क्षेत्रीय पार्टी है। 3 विधायक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हैं और खुद भी सांसद हैं। कहने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल को छोड़कर पूरे देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसने बीजेपी छोड़ी हो, खुद की पार्टी बनाई हो या दूसरी पार्टी में जाकर पनपा हो।